नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आपके लिए लेकर आए हम खास शो होम लोन पाओ। जी हाँ, ईपीएफ अकाउंट लाओ और पीएफ नंबर लाओ और होम लोन पाओ, क्योंकि बड़ी खबर है। सैलरी क्लास के लिए बेसिकली खुशखबरी है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए सस्ती होम लोन स्कीम लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। जो जी मीडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मार्केट रेट से 1 से 1.25% सस्ते ब्याज पर होम लोन देगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ ललित टेकचंदानी है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। डीएल सचदेव साहब हैं, सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। मेरे साथ जीपी श्रीवास्तव हैं, मेंबर हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के। एनएस वेंकटेश हैं, ईडी हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। और मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। उनसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन इन सब से बात करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए अपने घर के सपने को पूरा करना आसान होने वाला है। रिटायरमेंट फंड संस्था ईपीएफओ जल्द ही अपने 4 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए स्कीम लॉन्च करने वाला है। इसके तहत ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मार्केट रेट से 1 से 1.25% तक कम ब्याज पर होम लोन मिल सकेगा। ईपीएफओ अपने ग्राहकों को होम लोन देने के लिए इन ऑपरेटिव अकाउंट में पड़े पैसे का इस्तेमाल करेगा। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए ईपीएफओ की एसबीआई सहित 2 सरकारी बैंकों से बातचीत चल रही है। जो सब्सक्राइबर्स होम लोन लेना चाहेंगे उन्हें अपना प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ गिरवी रखना होगा। ग्राहक किसी भी सामान्य होम लोन के तहत ईएमआई के जरिए लोन का भुगतान कर सकेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक किसे लोन मिलेगा और किसे नहीं, ये ईपीएफओ तय करेगा और बैंक को सब्सक्राइबर्स के लोन की गारंटी भी ईपीएफओ ही देगा। लोन एलिजिबिलिटी से जुड़े नियम और शर्तों के बारे में ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में चर्चा होगी। देखिए, जो भी इन्वेस्टर कहें या स्मॉल डिपॉजिटर कहें, जो भी उनके लिए ये चीज़ अच्छी है, आई एम ऑन बोर्ड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। दरअसल ईपीएफओ ने हाल ही में इन ऑपरेटिव अकाउंट में जमा पैसे पर फिर से ब्याज देने का फैसला किया है। ऐसे में उस पर नए और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट टूल्स तलाशने का दबाव है। इस समय ईपीएफओ के करीब 9.25 करोड़ इन ऑपरेटिव अकाउंट में करीब 40,000 करोड़ रुपए पड़े हैं। फिलहाल ईपीएफओ इस रकम को डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करता है, जहां काफी कम रिटर्न मिलता है। माना जा रहा है कि इस पैसे को होम लोन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस पर ज्यादा ब्याज मिलने के साथ ही देश में घर की किल्लत भी दूर होगी। सूत्रों के मुताबिक मेंबर अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर खरीद सकेंगे। ऐसा होता है कि हर प्रोविडेंट फंड में अपने मेंबर्स को ऋण देने का वैसे भी प्रावधान होता है, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बैंकिंग की जरूरत होगी। ये तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो उन्होंने डिसाइड करना है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ की अगले महीने होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में इस पर सहमति बनाने में दिक्कत नहीं होगी और कंसल्टेशन के बाद सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो इस सब पूरी योजना के कोर में है वो इन ऑपरेटिव अकाउंट्स, जिनमें 40,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा पड़ा हुआ है और जिसके बारे में सरकार को क्लेम नहीं दिया गया, सरकार से क्लेम नहीं किया गया। तो आइए उन इन ऑपरेटिव अकाउंट्स के बारे में बता देते हैं कि पीएफ का इन ऑपरेटिव अकाउंट क्या होता है। अगर पीएफ किसी खाते में लगातार 3 साल तक कोई रकम नहीं डाली गई किसी पीएफ अकाउंट में, तो उसे इन ऑपरेटिव अकाउंट मान लिया जाता है। साथ ही अगर कोई खाता धारक लगातार 3 साल तक रकम पर क्लेम नहीं करता है तो उसे भी इन ऑपरेटिव अकाउंट मान लिया जाता है। फिलहाल देश में 9 करोड़ से ज्यादा इन ऑपरेटिव अकाउंट हैं, यानी जिनमें कोई लेन देन या कोई पैसा नहीं जमा हो रहा है, और इनमें करीब 44,000 करोड़ की रकम पड़ी हुई है। ये काफी बड़ी रकम है और ये तो 3 साल की सीमा सरकार ने कुछ साल पहले तय की है। ऐसे बहुत सारे अकाउंट हैं जिनमें 10-10 साल से कोई क्लेम नहीं किया गया और सरकार के पास वो पैसा पड़ा हुआ है। तो अब सरकार एक बार इस बारे में सोच रही है कि इसका फायदा क्यों नहीं ईपीएफओ के खाता धारकों को दिया जाए, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये स्कीम लाने की योजना की तैयारी हो रही है। क्या फायदा होगा इस योजना से, ये हम आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए 20 लाख रुपए का होम लोन है और देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 9.35% के रेट पर उस पर लोन देता है, तो उसकी जो ईएमआई होती है करीब 20 साल के लिए, वो 18,447 रुपए की पर मंथ पड़ती है। ये ईएमआई आती है। लेकिन अगर ईपीएफओ इस पर 1% ही सस्ता लोन देता है, 1.25% तक की खबर है, लेकिन 1% का ही यहां पर हम
अनुमान लगाएं तो 8.35% के हिसाब से संभावित वो दर होगी जिस पर ईपीएफओ अपने ग्राहक को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन देगा। तो ईएमआई कितनी हो जाएगी? 17,167 रुपए 20 लाख रुपए के होम लोन के लिए 20 साल के लिए। अब देखिए बचत क्या होती है। मंथली बचत यानी करीब 1,300 रुपए आपके हर महीने बचेंगे। 20 लाख रुपए का लोन है अगर, और ये साल में करीब 15 से 16 हजार रुपए के बीच बैठेगा, जो आपके लिए बहुत काम का पैसा हो सकता है, जिससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और आगे बढ़ें, 30 लाख रुपए का होम लोन हो, 9.35% की रेट हो, 20 साल के लोन हो तो 27,671 रुपए की ईएमआई पड़ती है। और यही अगर 8.35% ईपीएफओ की दर रहे, संभावित दर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 1 से 1.25% कम रहेगी, तो ईएमआई 25,721 रुपए आती है। यानी आपकी सालाना बचत करीब 24,000 रुपए के आसपास और मंथली 2,000 रुपए आपके बचते हैं, जो आपके बहुत काम के आ सकते हैं। तो ये कहा इसीलिए कह रहे हैं कि ईपीएफओ के खाता धारकों के लिए, सैलरीड क्लास के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है। अब मेरे साथ जो तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। और डीएल सचदेवा साहब, मैं आपके पास आऊंगा पहले। डीएल सचदेवा साहब, क्योंकि आप एक ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं और ट्रेड यूनियन पीएफ से खासकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू होता है उनके लिए और बहुत ज़्यादा वो उस पर नज़र भी रखते हैं, इसलिए आपका पहला रिएक्शन, सरकार की ये स्कीम कैसी लगती है आपको? देखिए, जहाँ तक के होम लोन का इशू है, हम इसके हक में हैं कि सब्सक्राइबर को ये सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए इनऑपरेटिव अकाउंट्स का जो हमारा 40,000 करोड़ पड़ा है उसको छेड़ना ये मुनासिब नहीं होगा। मौजूदा जो सब्सक्राइबर हैं उनके ही अपनी जो योगदान हो, जो फ्यूचर के जो कंट्रीब्यूशंस हो, उसी के बारे में ईपीएफओ गारंटी ले सकता है कि किस्तें नहीं सर, क्यों नहीं होगा? चुकाई सर, जाएंगी। 40,000 करोड़ से ज्यादा की रकम अगर सरकार के पास पड़ी है जिस पर कोई क्लेम नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं होगा? अगर उसका फायदा मौजूदा ग्राहकों को दिया जाए तो क्लेम आप पहले देखिए, ये इनऑपरेटिव अकाउंट्स अगर 50 साल के बाद भी कोई आकर के मांगता है या उसका वारिस आके मांगता है तो लीगली ईपीएफओ बाउंड है उस पैसे को उसे अदा करने के लिए। और इसका इस्तेमाल देखिए कि पहले तो वित्त मंत्रालय ने बड़े चालाकी से इसका इस्तेमाल किया सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में। जेटली साहब ने ये इसमें 2014-15 के बजट में इसे पास करवा लिया, जिसका कि ट्रेड यूनियन ने विरोध किया। हम हाउसिंग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उस हाउसिंग में के लिए जो पहले का इनऑपरेटिव अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा पड़ा है उसको इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है सर, ठीक है, ये आपका एक वैलिड कंसर्न है जिसके बारे में जवाब ले लेते हैं। सर आप रहिए मेरे साथ। प्रकाश प्रियदर्शी मेरे साथ है, मेरे सहयोगी जो लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। प्रकाश, यहाँ पर कहना है सचदेव साहब का कि अगर 50 साल बाद भी कोई क्लेमेंट आता है, 50 साल बाद भी कोई उस अकाउंट का कोई उत्तराधिकारी आता है और उस पर क्लेम करता है तो सरकार को लीगली देना पड़ेगा वो पैसा। तो क्या इस बारे में कोई इंतजाम या इस बारे में कोई सरकार की तरफ से प्रोविज़न है कि कैसे अगर उस पैसे को क्लेम कर दिया गया तो सरकार उसको पैसा कैसे देगी और जो इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उनके पैसे को कैसे मैनेज किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर आप इस पूरे प्रपोजल को देखेंगे और जिस तरीके से इसको फ्रेम किया जा रहा है और फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारे सोर्सेज से जो हमें जानकारी मिल रही है उसको अगर आप देखेंगे तो हर पहलू पे विचार किया जा रहा है कि अगर क्लेम किया जाता है तो उसको कैसे रिफंड किया जाए। जो पूरा अमाउंट है इनऑपरेटिव अकाउंट में, क्लेम्ड अमाउंट और एक इनऑपरेटिव अकाउंट, जो अनक्लेम्ड अमाउंट होगा उस अमाउंट पर डाटा तैयार किया जा रहा है। जो इनऑपरेटिव अमाउंट है लेकिन वो किसका है इसकी जानकारी है, इन दोनों का सेपरेट डाटा तैयार किया गया है। और ये भी एक सेपरेट फंड बनाया जा रहा है कि अगर इन केस कोई क्लेम करता है और उसे तुरंत रिफंड करना है तो उसको कैसे रिफंड किया जाए। इस पूरे मैकेनिज्म पे काम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि अगर आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद, जैसा कि डीएल सचदेवा साहब बता रहे हैं, कि अगर कोई क्लेम करता है तो उसको ये पैसा कैसे दिया जाएगा, तो उस पूरे प्रक्रिया पे विचार किया जा रहा है कि कैसे एक सेपरेट फंड बनाया जाए। और उसको क्योंकि आप देखिए, अगर पहले का डाटा देखें, 2015 में अनक्लेम्ड अमाउंट का जो आंकड़ा था वो 27,000 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ गया है। तो और जो अभी तक क्लेम किए गए हैं, ये पिछले 10 सालों में तकरीबन 9 से 10,000 करोड़ रुपए क्लेम किए गए हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को लेबर मिनिस्ट्री एवेल्युएट कर रही है और देख रही है कि पिछले 10-15 सालों में कितना क्लेम किया गया है, कितना आउटगो हुआ है और कितना
अनक्लेम्ड अमाउंट बढ़ा है, उसके बाद ये विचार किया जा रहा है कि एक सेपरेट फंड बनाया जाए और अगर कोई क्लेम करता है तो उस बद से उसको पैसा दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि काफ़ी समय से इस इनऑपरेटिव अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए। आपको ध्यान होगा कि पार्लियामेंट में भी लेबर मिनिस्टर ने ये कहा है कि किस तरीके से जो अनक्लेम्ड और इनऑपरेटिव अकाउंट्स हैं उसके पैसे का इस्तेमाल वेलफेयर। ठीक है, उम्मीद है कि डीएल सचदेव साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा कि अगर कोई क्लेमेंट आता है तो उसके पैसे उसको ऐसा भुगतान किया जाएगा। नहीं, देखिए मैं इनके जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ। देखिए कि एक तरफ वित्त मंत्रालय है जिसकी पैनी नज़र ये इनऑपरेटिव अकाउंट्स और अनक्लेम्ड और इस पैसे पे है। कल ही प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा है कि जो 27,000 करोड़ जो पिछले साल था उसका एक एक पाई उनको वापस दे दी जाएगी। देखिए कि अलग अलग दृष्टिकोण वित्त मंत्रालय और चलिए सर, मैं आपकी इस बात को समझता हूं और मुझे लगता है कि इस पर और क्लियरिटी की जरूरत है। उस क्लियरिटी को लेने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रकाश जो बात कह रहे हैं और ज्यादा क्लियरिटी आने वाले दिनों में आएगी इस पूरे मामले पर। लेकिन मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त सीबीटी के मेंबर हैं जीपी श्रीवास्तव साहब। जीपी श्रीवास्तव साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि ईपीएफओ के इस कदम को कैसे देखा जाए? क्या वाकई आप, क्योंकि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर हैं सर, आपको लगता है कि यह बहुत अच्छा कदम होगा या आपके भी कुछ कंसर्न्स हैं यहाँ पर? चूँकि ईपीएफ के पास फंड हैं और वो अगर उसका यूटिलाइजेशन उनके मेंबर्स के बेनिफिट के लिए किया जा सकता है तो ये तो एक वेलकम मूव है। ये हर कोई चाहता है कि उस फंड का वो यूटिलाइजेशन हो सके जिससे उनके सब्सक्राइबर या मेंबर्स को फ़ायदा हो सके। ये एक अच्छी बात है और ये एक अच्छी पहल है जिसके बारे में समय समय पर विचार होता रहा है। दूसरा प्रश्न ये है आपका कि चूँकि ये पैसा जो है बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो वो अमाउंट को अगर हमने जब डिसीजन लिया है कि अगर बेनिफिशियरी जिसका भी क्लेमेंट फ्यूचर में आता है तो उसको उसका अमाउंट भी दिया जाएगा प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी दिया जाएगा। तो उसके लिए तो ज़रूरी है कि हम उस पैसे का इस तरह से यूटिलाइज करें, इस तरह से इन्वेस्ट करें ताकि उसके ऊपर हमको एक प्रॉफिटेबल या रेम्यूनरेटिव रिटर्न मिले। ठीक है सर। ये तो दूसरी बात है। और तीसरा, चूँकि आपने हाउसिंग के बारे में बात किया, तो देखिए हाउसिंग एक नेसेसिटी है ख़ास तौर से वर्कर्स कैटेगरी के लिए। और अगर कोई भी वर्कर है, आप जानते हैं कि पीएफ में उसका एक तो डिपॉजिट ऑलरेडी होता प्रीवियस सर्विस का, तो उसे बची हुई सर्विस में भी उम्मीद की जाती है कि उसकी डिपॉजिट्स और ज़्यादा बढ़ेंगी, तो वो उस फंड का एक एश्योरेंस हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट चूँकि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोन के बारे में बैंक से नेगोशिएट कर सकता है, बेटर टर्म्स एंड कंडीशंस को वो ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। आपने दो बड़ी बातें कही है। मेरे साथ एनएस वेंकटेश हैं, ईडी हैं लक्ष्मी विलास बैंक के। वेंकटेश, आपको क्या लगता है, ईपीएफओ का प्रस्ताव है कि 44,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम वाले हैं यानी इनऑपरेटिव अकाउंट से, उनका इस्तेमाल ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को सस्ता होम लोन देने में किया जाए। इसका फायदा क्या होगा ईपीएफओ को? वो सोच रहे हैं कि सरकारी बॉन्ड के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो आपको लगता है कि ये प्रस्ताव अच्छा है? It is a good move. I would say the EPFO trustees have taken a very good move. We should compliment them for that. For the simple reason, one, the yields have fallen down substantially, and if they have to put to work that 45,000 crore at a very low yield, then maybe the EPFO subscribers may not get the interest rate that they are getting going ahead. So what they are trying to do is they are trying to actually put that money to work by giving it as a loan to the various banks, and the banks in turn will get this liquidity, and this liquidity they will utilize for on lending. So the banks will also earn a spread, and the EPFO will also earn a better return on the deposits which are just lying unclaimed with them. I think it's a win-win situation for the EPFO subscribers, for the banks.
इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर सब्सक्राइबर एज वेल एज ईपीएफओ। बट रियल एस्टेट मार्केट की बात करें ललित, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट भी एक क्रंच से जूझ रहा है और एक मंदी सी रही है पिछले कुछ सालों से, तो अगर रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, लगातार आप लोग और हम लोग बताते रहते हैं कि बहुत अच्छा समय है और सब जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, जो एक एंड यूजर है वो घर खरीदना चाहता है, लेकिन फंड की या लोन की जो कमी आती है, लगता है इससे रियल एस्टेट मार्केट का ही भला होगा ईपीएफओ के इस मूव से? नहीं, बिल्कुल। ये जो लिक्विडिटी की हम बात कर रहे हैं इस समय, रियल एस्टेट मार्केट को चैलेंज एक लिक्विडिटी का है। तो लिक्विडिटी मार्केट में इनफ्लो होगी, आगे आप काम देखेंगे। अभी क्या है कि कोई भी डेवलपर इस तबके को लेके बिल्कुल नहीं चल रहा है। एक जो प्रॉपर अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, आप उस तबके को बिल्कुल भी नहीं लेके चल रहे। तो ऐसी जब कोई चीज़ आएगी तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि उनका जो डेवलपर्स है उनका रुझान एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करने में होगा, जिसके तहत लोगों को बेनिफिट होगा, सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन मिलेगा। और जो आप देखिए रियल एस्टेट मार्केट का जो कगार था, जो रियल एस्टेट मार्केट का जो एक बेस था, वो पहले प्रोविडेंट फंड के पैसे से ही चलता था। जब लोग रिटायर होते थे, एक सर्विस क्लास आदमी जब रिटायर होता था, उसके बाद प्रोविडेंट फंड से कंट्रीब्यूशन जो उनको आती थी उससे ही वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। ये तो बीच में मार्केट बड़ा एग्रेसिव हो गया, लेकिन वो एग्रेसिव मार्केट ज्यादा देर चल नहीं पाया। आज की डेट में बड़ा ही शांत सा मार्केट है, और जो भी स्टेप कोई भी ले रहा है, चाहे वो बायर हो, चाहे वो बैंकर्स हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो, ये बड़ा ही कॉशियसली चल रहे हैं। तो इस तरीके के मूव आना एक बहुत ही पॉजिटिव है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। इससे जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग है, जो हमारे पीएम का भी सपना है 2022 हाउसिंग फॉर ऑल, उसको भी बूस्ट मिलेगा। तो काफी पॉजिटिविटी है इस ओवरऑल उसमें। अब ये इसका किस मैकेनिज्म से वो आगे पास ऑन करते हैं, किस मैकेनिज्म से नहीं करते, दैट इज समथिंग टू वॉच। डीएल सचदेव साहब, अब मैं आपके पास आऊंगा। डीएल सचदेव साहब, आप भी किसी ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं सर, आप भी कहीं एम्प्लॉय रहे होंगे सर, आप जैसे आपके तमाम कलीग होंगे जो किराए के घरों में रहते होंगे सर, और जिनका एक सपना होगा कि वो कैसे अपने अपने घर को लें।